तो चलिए, बेसिकली जो रोटेशन है इन दिस चैप्टर, बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, हम लोग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर विदाउट एनी साइज और शेप सोचे पार्टिकल के ट्रांसलेटरी या फिर कर्विलिनियर पाथ की बात कर रहे थे। बट नाउ इट इज द टाइम कि अब हम लोग पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मोशन सिर्फ linear ही नहीं बल्कि वो सर्कुलर ही नहीं बल्कि वो किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट करे तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो भी एक तरह से रेक्टिलिनियर नहीं है बट ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है ना। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन रिजिड बॉडी क्या है। बहुत पहले हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इसको, एक बार और सही। सो इफ यू टॉक अबाउट रिजिड बॉडी, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसको डिफाइन करने के, बट लेट मी राइट फ्यू जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का क्या मतलब समझते हैं हम लोग। सपोज वी हैव अ रैंडम बॉडी, कोई भी शेप का एक बॉडी मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इट रिमेन्स कांस्टेंट। मान लो ए और बी दोनों पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस एल है, सो दिस एल रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस बॉडी, सो इफ इट डज नॉट ब्रेक देन यू कैन से दैट इसका साइज या शेप चेंज नहीं होगा अगर आप फोर्स लगाते हो बाहर से। तो बॉडी whose size and shape remains unaffected by force। अगर वो इफेक्ट होता साइज शेप तो फिर वो इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। As I said that distance between any 2 point in the rigid body remains same। ठीक है यहां तक। अब देखो अगर ऐसा है तो सपोज अगर पार्टिकल बी का वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे ये वी बी होता और ए का वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए होता, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई, सो कैन आई से दैट अगर रिलेटिव डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग जीरो होना चाहिए, जैसे कि हमने कंस्ट्रेंट मोशन में भी पढ़ा था। तो इन रिजिड बॉडी वी हैव लर्नड अर्लियर आल्सो दैट v relative along the line joining must be zero। that is you can say that va cos theta and this is vb cos phi, they must be equal। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, मान लो पहले भी डिस्कस किए इस सब के बारे में बट मे बी आप लोग को याद हो गया ना हो। मान लेते कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास। नाउ दिस रिजिड बॉडी have 2 points, let's say point A
एंड पॉइंट बी। एज यूजुअल पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल है। मान लो ये जो बॉडी है ये चल भी रहा है और साथ में घूम भी रहा है। जैसे कि आप कोई पेन फेंकते हो ना हवा में, या फिर आप जैसे पेन फाइट वगैरह खेलते हो, या मान लो कोई बॉल कोई, या अगर आप ऐसे रैंडम फेंक दो या किसी पत्थर को फेंक दो, तो आप क्या देखेंगे? अगर आप उसको छोड़ोगे इस तरह से कि उसके पास स्पीड भी है और एंगुलर स्पीड भी है, तो ये वही केस है। जनरली कोई रिजिड बॉडी का मोशन यही होता है अगर आप उसको फेंकते हो इस तरह से। तो इसको दिखाने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी दिखाते हैं और एंगुलर स्पीड दिखाते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोशन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम? इज इट अ गुड मोशन और इज इट अ बैड मोशन? मतलब क्या ये इसका जो पाथ है, इज इट अ गुड पाथ और इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाथ? रिस्पॉन्स करिए थोड़ा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि आप अगर किसी पेन फाइट में ही अगर अगर तुम किसी पेन को ऐसे फेंक दो ना भी घुमाते हुए, तो इफ यू सी एनी सिंगल पॉइंट यू विल सी दैट इट्स पाथ इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। आई मीन इट्स पाथ विल बी लाइक ऐसा कुछ होगा। Similarly, a path will also be like this, right? So generally in this kind of motion we study about the behavior of any point with respect to some frame, है ना। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में या ए के रिस्पेक्ट में या किस रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का मोशन क्या होगा, कैसा पाथ होगा? एनीवन? क्या कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द पाथ ऑफ एनी पॉइंट in rigid body with respect to some other point in the same rigid body? स्ट्रेट लाइन। युवराज? हाँ, स्ट्रेट लाइन। straight line? No. Okay, let me tell you, motion of, और क्या बोलना चाहते हैं? Any point in a rigid body with respect to any other point in rigid body will be dash। कौन बताएगा? दो ही केस पॉसिबल हो सकता है अगर प्लेनर मोशन है तो। देखिए हम लोग 3D मोशन की बात नहीं कर रहे बच्चे, ये ध्यान रखना। पूरे रोटेशन में हम बात करेंगे 2D मोशन की, मतलब एक प्लेन के मोशन की। मतलब मान लो, जैसे मान लो अगर कोई स्फेरिकल शेप ही अगर चल रहा है, रोल कर रहा है, मूव कर रहा है और घूम भी रहा है, तो उसके सारे पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कोई एक ही प्लेन के अलॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 3D मोशन नहीं करेगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो एक प्लेन का ही मोशन का बात करेंगे हम लोग। अब आप बताइए, बी पे बैठ जाएंगे तो ए का मोशन कैसा दिखेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। एनीवन? रेस्ट या फिर सर्कुलर? अगर ए पे बैठ जाओगे तो क्या बी का डिस्टेंस फिक्स हो गया ना? बोलिए। सर अब डिस्टेंस फिक्स हो गया तो क्या हो सकता है अगर मूव करें किसी प्लेन में? तो सर्कुलर। सर्कुलर हो सकता है। और अगर सिर्फ ये ट्रांसलेट कर रहा होता तो क्या होता? रेस्ट। रेस्ट होता। बहुत बहुत बढ़िया। अगर ये सिर्फ चल रहा होता, मान लो ये ए है, ये बी है और ये एल है, and suppose if this body is not rotating with certain omega, only moving with velocity v, तो क्या इस केस में कोई ओमेगा अगर नहीं है और डिस्टेंस भी यही है, तो आफ्टर सम टाइम what will happen? This a and b will be here, so a will see b at the same distance l at every instant. So what I'm saying is, या तो वो सर्कुलर देखेगा जैसा कि कहा आपने युवराज, या तो रेस्ट में दिखेगा। और कोई तीसरा चांस नहीं है। यानी कि ये तो बढ़िया बात हुआ ना, हम किसी भी एक पॉइंट पे बैठ के फिर दूसरे पॉइंट का मोशन को या तो सर्कुलर या स्ट्रेट रेस्ट में देखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो ये बॉडी है
ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है मान लेते हैं, या 2 पॉइंट है मान लेते हैं, ए और बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एक्स है। नाउ आफ्टर सम टाइम this body will come to this point, suppose. So here you can see that distance traveled by A and B for in case of pure translatory motion सेम ही है। तो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम में ए ना बी को पास में देखेगा यहीं पे। अकॉर्डिंग टू ए बी इज एट रेस्ट, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू ए बी कैन बी इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो, है ना, ये दो ही केस हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस, इसमें किसी को डाउट तो नहीं किसी को? Now let's talk about the types of motion. इन जनरल देखो, टाइप्स ऑफ मोशन तो बहुत सारे हैं, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसमें है ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, या प्योर रोटेशन इन सिंपल वर्ड यू कैन से। तीसरा है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी तो मोशन है, जैसे कि मान लो ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑल। हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, इससे क्या मतलब हुआ? एनीवन नो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन, एक 1D मोशन होगा ना। 1D मोशन, यू कैन से एक्चुअली बॉडी तक प्लेन में रहेगा तो 1D मोशन बोल सकते हो। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट अगर हर एक पार्टिकल बॉडी का स्ट्रेट पाथ में अगर रहा तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, और नहीं तो क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर मोशन। ये दो केस पॉसिबल है। तो चलो रेक्टिलिनियर के बारे में देखते हैं। पहले मान लो कि एक बॉडी है, देयर आर 3 पॉइंट्स, लेट्स से ए बी सी, and suppose that these three ABC lies on a line ऐसे। now after some time you find कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पहुंच गया। now you say what is the path of A, B and C? क्या all is straight line? so such motion are called the rectilinear motion. Whereas if you talk about the other part, that is curvilinear motion। ठीक है, तो देखो भाई कर्विलिनियर मोशन जो है उसमें क्या होगा? इसे मान लो बॉडी ये है,
ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम यू फाइंड कि भाई ये जो बॉडी है ये यहाँ पे आ जाती है, लेकिन बॉडी इस तरह से आया है कि पार्टिकल ए बी सी का जो लाइन ज्वाइनिंग है आप देख सकते हो, उनके एक्सिस में कोई रोटेशन नहीं हुआ है या ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आया है। मतलब ए बी और सी कैसे पाथ पे गए हैं? मान लेते हैं किसी कर्व से होके गए हैं, है ना। तो अगर ए बी और सी हर एक पार्टिकल अगर कर्व पे मूव करे तो ऐसे केस में, और ओरिएंटेशन नहीं आप देख सकते हो, तो ये सारे के सारे पाथ क्या है? कर्व्ड है और वो स्ट्रेट लाइन है। सो सच मोशंस आर कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 2 मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, प्योर रोटेशनल मोशन। सो इन दिस केस पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट के, दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड द बॉडी मूव्स अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। क्या मतलब है? मान लो कि कोई एक एक पत्थर है या कोई भी एक रैंडम सा रिजिड बॉडी है, और ये जो रिजिड बॉडी है ये सपोज कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो गाइस इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कैसे पाथ में होंगे? मान लो ये ए है, ये बी है, सो पाथ ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सर्कुलर, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो कोई डिस्क ही है, और आपने देखा होगा कि डिस्क में क्या होगा, सारे पॉइंट्स कैसे मूव करेंगे? मतलब मान लो ये सेंटर है, तो कोई पॉइंट मान लेते हैं ए है, तो कैसा पाथ होगा इसका? सर्कुलर पाथ ही होगा। अगर ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो ये सिर्फ ये भी क्या है, मान लो बी है तो वो ऐसे मूव करेगा। तो अगर हर एक पॉइंट जो है इस किसी रिजिड बॉडी में सर्कुलर पाथ में हो, सच मोशंस आर कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन। एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ये मूव करते होंगे। एक और एग्जांपल देख लो जो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। मान लेते हैं 3 पॉइंट है इसमें, ए बी सी। ये पॉइंट है पी। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो ए बी और सी, ये जो बॉडी, ये जो ये रिजिड बॉडी है, सपोज ये कुछ ऐसे हो जाता है कि लाइक दिस। तो गाइज यू कैन सी इस बार पाथ कैसे मूव कर रहे हैं, बताओ सारे के सारे। पाथ तो कर, पार्टिकल का पाथ तो कर्व है, बट क्या ओरिएंटेशन इस बार चेंज है या सेम है? यू कैन सी इसमें क्या था, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ था, बट इन दिस केस so in this case the particle is again moving about a fixed point, but हाँ यहाँ पे जो एक्सिस है
वो कुछ इनटू द बोर्ड है, आप देख सकते हो, ये आउट ऑफ द बोर्ड है। हर एक पार्टिकल कैसे पाथ में होंगे फिर से, दे विल बी ना सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी एक तरह से प्योर रोटेशन का ही केस है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बोल लो एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। बाकी दोनों एग्जांपल में क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से ही पास कर रहा था, तीसरे केस में बॉडी के बाहर से पास कर रहा है, रिजल्ट विल बी सेम ओनली। एक और केस है जो आप देख सकते हो, ये आप लोग बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं बस नोट्स है तो लिख देता हूं इसमें। वो ये कि मान लो एक रॉड है, ये ऐसे मूव कर रहा और ये नीचे मूव कर रहा है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। तो लेट मी टेल यू, यू शुड नो कि अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने बताया था इसके बारे में, याद है आप लोगों को, बहुत पहले कंसिडरेशन में बताया था, आपको याद नहीं है शायद, बट ऐसा बताया था मैंने। अगर दो पॉइंट का वेलोसिटी पता हो ना आपको, तो इनका जो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, ये पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है, बाद में इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस सेंटर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट कोई भी बॉडी जो है वो प्योर रोटेशन में दिखता है, भले वो हो या ना हो। मतलब ये कि देखिए, एक्चुअली में ये रॉड तो घूम भी रहा है और चल भी रहा है ना, मतलब कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, अभी यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास चल भी रहा है ना, और रोटेट तो कर ही रहा है, देख सकते हो, ओमेगा से किसी भी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज ऑल्सो केस ऑफ कंबाइंड मोशन। लेकिन इसके अबाउट अगर आप देखेंगे ना, तो इट सीम्स दैट दिस इज रोटेटिंग with omega is with angular speed omega, and each and every point you will find कि वो दिख रहे होंगे कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए दिख रहे होंगे, ऐसा कहना है मेरा। Each and every point on this rigid body will seem to move in a circular path in case of, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलते हैं हम लोग। तो पढ़ेंगे इसको बाद में, ये भी स्पेशल केस हो गया, एकदम एंड में पढ़ेंगे हम लोग इसको। द थर्ड पार्ट इज कंबाइंड मोशन। कंबाइंड में क्या होता है, इन कंबाइंड मोशन कंबाइंड का मतलब क्या, चलेगा भी और घूमेगा भी। जैसे कोई पहिया का घूमना, जैसे पेन फाइटिंग में जब आप पेन को हिट करते हो किसी एंड पे, तो वो घूमता भी है चलता भी है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंबाइंड मोशन। तो इस कंबाइंड मोशन को दिखाने के लिए ना हम लोग जनरली क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिखा दिए और एंगुलर स्पीड दिखा दिए इस तरह से, तो समझ में आ जाता है कि ये चल भी रहा है और घूम रहा है ना। अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। कैन यू सी दैट, है ना। देखो ये मान लेते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा। तो देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये ओमेगा से घूम रहा है, ये यानी कि प्योर रोटेशन हो गया, और सारे पॉइंट्स जो है वो वीसी से मूव कर रहे हैं। इफ यू कंबाइन दिस टू यू विल गेट दिस। इज दैट ओके, आप लोग को ये दोनों को जोड़ेंगे, प्योर रोटेशन को और प्योर ट्रांसलेशन को, तो उनको कंबाइन करके ये मोशन आएगा, ठीक है ना। रिप्लाई दीजिए आप लोग, चुप मत रहिए।
ये समृद्धा शुक्ल कौन है? सर वो फर्स्ट क्लास है आज। कौन? सर हेलो। आज फर्स्ट क्लास है, वो आपने ग्रुप में ऐड किया था। ओ, क्या नाम है आपका? समृद्धा सुकुल। अच्छा, आपको ऐड किया क्या मैंने आज? ओके, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं था। ठीक है, चलो। तो देखो, ये हो गया कंबाइंड मोशन का केस, जहां पे दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार और बताया आपको कि मान लो पेन फाइटिंग वगैरह जब खेलते हो ना आप, ये तो बहुत ही कॉमनली देखे होंगे। तो मान लो ये ऐसा है यहाँ पे, और आपने इसको ऐसे स्ट्रक किया, मान लीजिए ये। तो यू विल फाइंड कि ये जो बॉडी है या पेन है, जो भी समझिए, आपने देखा होगा कि चलता चलता भी है और घूमता भी है ना, यही तो होता है। सो गाइज, इन दिस केस, दिस पेन या दिस बॉडी विल मूव एज वेल एज रोटेट। तो दिस इज हाउ यू विल शो दिस मोशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिखा सकते हो, किसी पॉइंट का भी एक का भी स्पीड दिखा दो बाकी। बट सेंटर ऑफ मास का स्पीड इजी होता है, मुझे पता है। अगर आपने फोर्स इधर लगाया है, सेंटर ऑफ मास इधर ही मूव कर सकता है। इसीलिए इट इज वेरी इजी टू शो सच कंबाइंड मोशन विथ दिस वीसी एंड ओमेगा। हाउएवर, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, कंबाइंड मोशन हो गया। और अभी अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, वो कौन सा वाला, रॉड वाला, वो भी तो क्या था, एक तरह से वो भी तो कंबाइंड था ना बच्चे, है ना। सो दैट वाज आल्सो द कंबाइंड मोशन, बिकॉज यू कैन सी रोटेट तो कर ही रहा है, साथ में इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। कैसे? you can see that after some time this will come here, center of mass will come here. So basically center of mass is also moving in certain direction. I don't know, let's say we see है, ये ओमेगा है, तो ये भी एक तरह से कंबाइंड मोशन है। हाँ, मैंने ये जरूर बताया आप लोग को अभी कुछ देर पहले कि अगर तुम इस पॉइंट से देखोगे ना, इस पॉइंट से, यहाँ से, तो इस पॉइंट से तुम्हें ये प्योर रोटेशन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? वो जब बताएंगे ना आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है एंड में, तब बता देंगे। बस नोट्स में भी लिख के रख लो। क्या सबको टाइप समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? एनीवन? तो मोही, आप हो क्लास में? यस सर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखो, दो चीजें हैं, हम लोग इस पूरे चैप्टर को दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ व्हाट वी से, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंड अदर विल बी डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो काइनेमेटिक्स में जब बात कर ही रहे हैं रिजिड बॉडी की, तो पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, ट्रांसलेटरी में क्या होता था और सर्कुलर में क्या होता था। जस्ट एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं उसका, फिर रोटेशन वाले में भी आएंगे और कंबाइंड में भी आएंगे। देखो, आपको याद करो, जब क्लास 11 का शुरुआत हुआ, तो हमने पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ा। वहां हम लोग साइज और शेप की बात ही नहीं करते थे, बस बोलते थे कि एक बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस। सो वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड देयर कि पार्टिकल जो है वो जनरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, यानी कि रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर आप बोल सकते हो। नाउ अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए। मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा, मतलब ये कौन सा मोशन हो गया, ये ट्रांसलेटरी है ये, जिसमें ये कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना, ये रेक्टिलिनियर मोशन। अब ए से मान लेते हैं मूव एक्सेलरेट कर रहा है ये। तो आपको तो याद ही होगा, आपने पढ़ा है ना कि कांस्टेंट अगर हुआ ए, तो क्या इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग? वी ऑल नो द इक्वेशन वी यूज इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन काइनेमेटिक इक्वेशन वी यूज, राइट? v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s, राइट? ये हो गया।
अगर ए वेरिएबल हुआ तो क्या पढ़ाया था, क्या होता है बताओ? कैलकुलस यूज करते। एग्जैक्टली। इफ ए इज वेरिएबल देन हम लोग डीवी बाई डी टी को इंटीग्रेट करके डीवी को ए डी टी लिख के फिर सॉल्व करते थे, जो भी निकालना हो मान लो। बट अब बाहर नहीं आएगा ना एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम लोग ए का मतलब ये भी समझते थे कि वी डीवी बाई डी एस है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल तो वी डीवी इक्वल टू ए डी एस को सॉल्व करके फिर हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से हम लोग चाहे तो डी एस इक्वल टू वी डी टी लिख के उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हालांकि इसमें ए का मतलब कुछ है नहीं, यहाँ तो ए नहीं दिया है मैंने, बट फिर भी द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर ए वेरिएबल यू मस्ट यूज द कैलकुलस, दैट मींस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वगैरह जो भी है करना, ठीक है। Whereas if there is a case of suppose कर्विलिनियर मोशन, जो कि फिर से एक ट्रांसलेटरी है, कर्विलिनियर मोशन, राइट। तो गाइस अगर ए वेरिएबल है मान लो, सॉरी, इसमें कर्विलिनियर में क्या होता है भाई, कर्विलिनियर में हमने देखा अभी अभी कि इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, बट हर एक पार्टिकल का पाथ अगर कैसा हो, अगर कर्व्ड हो, देन इट इज द केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन, राइट। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्टेन कर्व। अब आपको मैंने बताया सर्कुलर मोशन में बहुत ही बार बताया है कि अगर कोई कर्विलिनियर मोशन है, यानी कि पार्टिकल किसी कर्व में अगर मूव कर रहा है, तो व्हाट इज मस्ट, लाइक क्या क्या फोर्सेस की बात करते हैं फिर उस केस में हम लोग। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है गाइज, आई होप यू रिमेंबर कि उस केस में फिर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं, याद है आप लोगों को, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। एक टेंजेंशियल अगर कांस्टेंट हुआ तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, we can again use the formula v equals to u plus att and s equals to ut plus half att square. Why I'm taking only at component, because at is along the path ना, तो वही स्पीड या डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ar तो बस डायरेक्शन चेंज करता है। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट। This ar is nothing but v square by r, which is what, centripetal acceleration. I hope you remember this, right? So this is how we were solving all the problems. और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर लिखेंगे at equals to dvt by dt, a equals to at equals to vdvt vt dvt by dst, यानी कि टेंजेंशियल के लॉन्ग लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये सब सारी बातें पुरानी है, हम लोग जस्ट एक बार रिकैप कर ले रहे हैं क्योंकि रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर लिया मैंने एक बार। बट हमारा जो मेन है एम है वो तो भाई है रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन और कंबाइंड। प्योर रोटेशन का भी चीज आपका पढ़ा हुआ है, उसका काइनेमेटिक्स याद कीजिए। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, रिजिड बॉडी, प्योर रोटेशन का क्या मतलब मैंने बताया आप लोग को। प्योर रोटेशन मीन्स आई सेड each and every particle is moving in a circular path, correct? Now how this circular path is possible? Obviously with the help of the force, centripetal force and tangential force. Tangential force तो mandatory नहीं है, but radial force must be there to move in a particle, to move in a circle या curve. The particle must have centripetal force, right? Am I clear? चलो देखो, जैसे मान लो पार्टिकल ना इस तरह से ऐसे मूव कर रहा, ये
अल्फा से मूव कर रहा है मान लेते हैं। बच्चे आप बताइए हर एक पार्टिकल किस पाथ में मूव करेगा? मैंने अभी बताया आप लोग को कि ईच एंड एवरी पार्टिकल इन अ प्योर रोटेशनल मोशन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कुलर। अब देखो यहां से क्या है ना, अल्फा अगर कांस्टेंट हुआ मान लो, क्या क्या हो सकता है? अल्फा अगर कांस्टेंट हो गया तो कैन वी अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, याद है? वी कैन यूज ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ना ओमेगा फाइनल का मतलब क्या था याद है ना, वी बाई आर। ओमेगा इनिशियल मतलब वी बाई आर, अल्फा मतलब ए टी बाई आर। तो यहां से हम लोग एक और चीज देके लिखे थे अगर आपको याद हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो था, बट वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में था सिर्फ, याद है? क्योंकि अल्फा का मतलब ए टी बाई आर होता है ना, और यहाँ से भी आया था जो जब जस्ट अभी कुछ देर पहले ऊपर में आया था, along the tangential direction this displacement we get। अब अगर अल्फा वेरिएबल है तो फिर तो वही we can use the concept of we can use the maths calculus और वो करना पड़ेगा। जैसे अल्फा है मान लो डी ओमेगा बाई डी टी है, फिर अल्फा का मतलब एक और चीज है, अगर गिवन एंगल में मूव कर रहा है, अगर गिवन पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो अल्फा विल बी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। एंड ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, वी ऑल नो। ये तो इसमें अल्फा तो नहीं है, बट जस्ट एक इक्वेशन इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। सो डी ओमेगा विल बी अल्फा डी टी, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा and d theta equals to omega dt. The point is that this alpha will not come out of the integration because alpha is not constant. Okay, so differentiation और integration method we will use। ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे बात करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। तो काइनेमेटिक्स अभी तक जो भी बात करी मैंने वो आप सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि हम पहले ही रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर या फिर प्योर रोटेशन का जो सर्कुलर पाथ है उसके बारे में जानते थे पहले से। Now let's talk about the kinematics of combined motion। क्या सबको मेरा डीपीपी मेरे के पास मेरा मिल गया आप लोग को? मैंने आप लोग को डीपीपी 1 भेजा था, याद है? यस सर। सबके पास तो है ना? मयूक बाबू आपको तो नहीं मिला होगा ना अभी तक? यस सर। मिल गया? नहीं मिला सर। अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा थोड़ा देर बाद, तो मैं ग्रुप में एक बार रीशेयर कर देता हूँ तो वो हो जाएगा। दैट विल बी फाइन। एक तो आपको ग्रुप में तो ऐड कर ही दिया ना, ठीक है। ये आप लोग को जरूरत पड़ेगा कुछ देर बाद, तब ओपन करके रखना। एंड आई टोल्ड यू ना कि भाई ऐसा करना ना कि तुम लोग जिरोक्स करके रखना सामने, इसको ऐसे फोन में नहीं रखना है, ठीक है? अब देखो कंबाइंड की बात करते हैं। मान लो कोई बॉडी चल भी रहा है और घूम भी रहा है, सुनना ध्यान से। मान लो चलो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स का मतलब हम क्या जानना चाहते हैं? पार्टिकल का स्पीड जानना चाहते हैं, है ना? ओमेगा जानना चाहते हैं, अगर ओमेगा गिवन नहीं है तो अल्फा जानना चाहते हैं, कितना एंगल घुमा ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मान लो ये बॉडी एक रैंडम किसी भी शेप का बॉडी है, दैट डजंट मैटर। लेट्स से दिस इज पॉइंट सी एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी लेट्स से vc, है ना? सेंटर ऑफ मास vc से मूव कर रहा है और ओवरऑल दिस होल सिस्टम इज रोटेटिंग विथ ओमेगा। ओमेगा से ऐसे घूम भी रहा है, मतलब चल भी रहा है ऐसे। अच्छा मान लो अब तुमको मैं कोई एक पॉइंट दे देता हूँ, सपोज वी हैव एक पॉइंट ए, इसका लेंथ मान लेते हैं r है,
अब तुमसे पूछे कि ए पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है यहाँ से। मेरा एक सवाल है, पार्टिकल पाथ ए का पाथ एक्चुअली में कैसा होगा? इज इट अ सर्कुलर मोशन, इज इट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और इज इट जस्ट अ रैंडम कर्व व्हिच वी डोंट नो एक्चुअली? मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट पाथ दिस ए विल फॉलो? बताइए। Random curve. यस, बिकॉज सी, रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दिस, सपोज ये यहां से यहां आ गया, मतलब कुछ यहाँ पे आ गया, तो अब वो जो ए पॉइंट है वो यहाँ तो नहीं रहेगा ना अब तो। अब बॉडी के ऊपर तो भाई फोर्स तो कहीं लग नहीं रहा है, तो वीसी चेंज होगा नहीं। मान लेते हैं जो बॉडी जो ए है वो यहाँ पहुंच गया होगा, या फिर मेनली यहाँ पहुंच गया होगा घूम के, तो भाई ये एक्चुअली में ऐसा पाथ गया नहीं, या मे बी, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा ऐसा कुछ पाथ जाएगा। ए का पाथ इज नॉट अ गुड पाथ। वाई? बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल। दैट द पॉइंट ए इज रोटेटिंग एज वेल, मतलब पॉइंट ए घूम भी रहा है और चल भी रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो देखो ये इसका पाथ ना कुछ ऐसा ही रहेगा, सी से डिस्टेंस इसका आर रहेगा हमेशा, ये कुछ ऐसा मूव करेगा। इनफैक्ट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो इसका, कोई अच्छा पाथ नहीं मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास को छोड़ के। तो कभी भी किसी का पाथ अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं? हाउ वी फाइंड वेलोसिटी? सपोज वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, तो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाते हैं। क्या किसी फ्रेम में बैठ जाएंगे? नॉट ओनली सेंटर ऑफ मास, कभी बैठने से चल जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है जहां भी बैठेंगे वहां का पता होना चाहिए ना कितना से मूव कर रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास दिया है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को ही मान के चलते हैं। नाउ सपोज इफ आई वांट टू नो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, बिकॉज हम लोग काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी एक्सप्रेशन की बात करनी है मेनली। वी वांट टू नो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, बट पॉइंट, दिक्कत ये है ना कि पॉइंट ए का वेलोसिटी बताना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ इट्स वियर्ड पाथ, और यू कैन से रैंडम पाथ। सो व्हाट डू? वी विल सिट ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड देन वी विल सी द पॉइंट ए। नाउ यू टेल मी, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ए का पाथ मुझे क्या दिखेगा? सर्कुलर। बोलिए। यस, हमने अभी कुछ देर पहले बताया आपको, रिजिड बॉडी में दो ही चीज हो सकता है, अगर वो ट्रांसलेटरी हुआ तो सिर्फ रेस्ट में दिखेगा, नहीं तो सर्कुलर दिखेगा। तो भाई ऐसा है ना कि ये हो गया ग्राउंड के फ्रेम में। जैसे कि मैं एक रैंडम छोटा सा एग्जांपल ले ले रहा हूं, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हो, जस्ट इमेजिन, क्या मुझे ए सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमता ही नजर आएगा? जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन आपके नजर में क्या हो जाता है? रेस्ट में जाता है ना, फिर सारे अंदर का ऑब्जेक्ट जो है आपको उसी के हिसाब से दिखाई देता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, कोई मूव कर रहा है ट्रेन में तो मूव करते हुए दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इफ यू सिट इन दी सेंटर ऑफ मास, यू विल फाइंड दैट दिस ए इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। तो ए का पाथ कैसा हो जाएगा उस केस में? फिर सर्कुलर। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये हो गया। अच्छा अभी बताइए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ए का वेलोसिटी क्या? अब जैसे मैंने बताया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ए का जो वेलोसिटी होगा, क्या वो सर्कुलर होगा? यस और नो? और ये तो भाई गिवन ही रहेगा जनरली, ये तो गिवन ही हमें, वीसी तो साफ साफ दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में से जा रहा है वीसी वेक्टर, हमें ए निकालना है। अच्छा सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का, याद है आप लोग को? हाउ वी फाइंड ओमेगा तो वेलोसिटी? होता है। यस, सर्कुलर में हम लोग जानते थे कि आर ओमेगा होता था उसका स्पीड, याद है? इज दैट ओके? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बस हमें करना ये है कि आर ओमेगा
निकालना है, VC निकालना है, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है, तो A पॉइंट का स्पीड मिल जाएगा किसी गिवन इंस्टेंट पे। और इसका जो डायरेक्शन था वो क्या था, याद है? व्हाट इज द डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखो ये रहा रेडियस ना, ये रहा वेलोसिटी उसका उसका इसमें, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होता था। और डायरेक्शन क्या है लिख लेंगे, सेंस ऑफ रोटेशन जहां रहेगा वहां, क्लॉकवाइज है तो उसके अकॉर्डिंग टेंजेंशियल लेंगे। तो चलो एक एग्जांपल छोटा सा लेके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली दो चीजें करेंगे। सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास खुद मुझे क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा ये, है ना? तो चलो एक एग्जांपल करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। मान लो एक रिजिड बॉडी है, सॉरी, शेप चाहे कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर। मान लेते हैं कि जो बॉडी है, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड द ओमेगा गिवन एज 4 रेडियन पर सेकेंड। दो पॉइंट है, मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, ए पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एक और पॉइंट ले लेते हैं बी है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री से लाइन ज्वाइनिंग से, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। सवाल ये है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी एट गिवन इंस्टेंट। जिनका हो जाए ये क्वेश्चन, वो मेरे डीपीपी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। जिनका हो जाए व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली भेज सकते हो।
हेलो, तो सब लोग ट्राई कर लिया ना मेरे ख्याल से? डिस्कस करें अभी, एक बार मिला लो। कुछ बहुत लोग भेजे हैं, बहुत लोग का सही है, कहीं एक दो जन का गलती दिखा, बाकी तो सही है बहुत लोगों का। देखिएगा, चलिए पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। जरा ध्यान से आप पॉइंट सी को देखिए और पॉइंट ए को देखिए, ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर मुझे किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका पाथ बहुत सा वियर्ड सा है। तो मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालूंगा और सेंटर ऑफ मास का स्पीड वेलोसिटी को जोड़ दूंगा। वेक्टोरिकली दोनों वेक्टर को ऐड करना है, राइट? दोनों वेक्टर है। तो सी पे बैठ के ए का पाथ मैं तब से कह रहा हूं सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन दिस फ्रेम दिस इज मूविंग लाइक दिस। एग्री ऑल ऑफ यू, आई गेस, राइट? यही है वी ए सी ना, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी आर ओमेगा। तो आर कितना है भाई? 2 मीटर है, और एंगुलर स्पीड मैंने दे दिया है 4, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 8 आई कैप, या सिंपली यू रिमेंबर ये हमारा वेक्टर है 8, ठीक है? आई कैप या 8 ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, प्लस वीसी तो क्वेश्चन में दे ही दिया है 10 आई कैप, ये रहा 10 आई कैप। तो दोनों को जोड़ देंगे वेक्टोरिकली, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड कर दो। तो 18 आई कैप, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तुम देख सकते हो इधर है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार कंफर्म करो सब लोग, सबको समझ में आ गया ये? बोलो। अरे बोलो भाई, मुंह बंद करके बैठे रहते हो सब लोग। यस सर। से अच्छा लगता है तुम लोग कैसे बैठ के। कौन को ना, सब लोग अपना प्रेजेंस दो भाई। कौन को ना, श्रेयसी जोर से बोलो, जय Yes, माता sir. दी। हाँ, चलो बी पॉइंट की बात करते हैं जल्दी से। डिस्टेंस है 3 मीटर और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे है। तो फटाफट से क्या करते हैं, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, एंड दैट पॉइंट बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, राइट? तो मुझे अब निकालना है वीबी। तो वीबी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट वी विल डू इज, सर्कुलर मोशन ये कर दिया, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बी का मोशन तो ऐसा दिखेगा। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इधर ही दिखेगा ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये एंगल कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो जरा। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, सॉरी, हाँ, ये एंगल है 60 डिग्री। तो कैन यू टेल मी ये एंगल कितना होगा, एनीवन? ये है 60, तो ये भी 60 होगा। और रेडियस और टेंजेंट तो हाँ, ये 30, तो ये भी 60, यस और नो? सर क्वेश्चन में वो दूसरा एंगल वाला 60 नहीं एंगल गिवन है। ओ सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, ये एंगल दिया है क्या? विद द हॉरिजॉन्टल इट इज गिवन 30 60 आई गेस ना, ठीक है। ये है 60, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। चलो ठीक है, बढ़िया। और यही है वीबीसी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है ये। तो वीबीसी कितना आएगा, आर ओमेगा, फॉर्मूला है, आर है 3, ओमेगा है 4, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखो क्या है, वो तो हॉरिजॉन्टल था ना, तो एक वेक्टर जो है वो इधर आया है, वीसी, सॉरी वीबीसी, और दूसरा जो आया है वो गिवन है क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल। आप बताओ कितना एंगल हो गया इसके हॉरिजॉन्टल के साथ ये? व्हाट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वीबीसी? 30। 30। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगा, आप अगर आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि वेक्टर के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो आप लिख देना यहाँ पे कि अब 12 का 2 कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं ना हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, है कि नहीं? अगर मान लीजिए ये 12 है, तो वी कैन राइट कि 12 cos 30 है ये, और ये 12 sin 30 है। तो वीबीसी कितना हो गया, दिस इज 12 इंटू √3/2, यानी कि 6√3,
you guess 6. So we can write 6 root 3 I cap minus 6 J cap. और VC तो देख ही रहे हो, क्वेश्चन में गिवन ही है 10 I cap. तो 6 root 3 plus 10 I minus 6 J. और अगर तुमसे मॉड पूछ ले तो क्या करोगे? रूट ओवर 6 root 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर है ना, दो वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ना ये I cap J cap, तो वी कैन राइट दिस. या ऐसा भी कर सकते थे कि रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10 इंटू कॉस 30, मतलब दो वेक्टर का सम का जो फॉर्मूला है. तो जो भी करो आंसर तो वही आना है ना. इट डिपेंड्स कि रिजल्ट में क्या चाहिए. तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो ना. मतलब कोई क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अब इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर. क्या आप लोग वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का निकाल लोगे? बस इतना करना है कि वीएसी या वीबीसी या जो भी रहेगा प्लस वीसी को ऐड करना है. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पाथ होगा सर्कुलर एंड डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके, सो यू नीड टू ऐड टू वेक्टर्स. दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द थिंग यू हैव टू डू. तो चलो इसे क्वेश्चन करते हैं. आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा. TPP1 कहीं है क्या? चलो ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द DPP प्रॉब्लम्स. ठीक है. रोटेशन में आपका सबसे पहला काम मेरा DPP सॉल्व ही करना ही है. जिस सीक्वेंस से मैंने बनाया है उस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है. टोटल 6 DPP है, हर एक में 10 15 25 30 क्वेश्चन है. यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी DPP एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन सुनिएगा. A rod of length 4 meter and mass 2 kg is moving as shown below. Find the velocity of point A at time t0 and at 3 seconds. Also find the displacement of the point A in 3 seconds. The whole setup is placed on a smooth horizontal surface. ठीक है, तो करिए. जिसका अगर किसी का हो गया हो तो शेयर कर सकते हो. बहुत मैंने तब बोला था कि अच्छा कर लिए क्या मयूख? वेरी गुड. तो DPP का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा उसके बाद. ठीक है.
सर आपको भेजा है। ओके, अगेन वही दो वेक्टर को तो जोड़ना है ना, तो नॉट अ बिग डील। डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देना दूसरे में। पॉइंट ए ऊपर में है मयूख, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में है, मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू युवराज, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, इसका क्या मतलब है? क्या कोई फोर्स लगेगा क्या अलोंग सर द प्लेन? मैंने भी भेजा, एक सेकंड देख लीजिए। देखेंगे एक बार। अच्छा, भेजा आपने क्या? नहीं आया तो अभी तक, कहाँ भेज दिए हैं? सर गया नहीं शायद, एक सेकंड। देखिए, डबल टिक हुआ है, सिंगल टिक हुआ है कम से कम। सर अब गया? मेरा नेट चला गया था उस फोन का। ठीक है, एक्सप्रेशन निकाले आप क्यों? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। थ्री सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? 2 i कैप। ओमेगा कितना आया आपका? ओमेगा तो पाई/6 दिया हुआ है, पाई का टर्म कहाँ गया? चलिए ठीक है, देखते हैं। मिस्टेक है थोड़ा सा वो, उसमें हमको लग रहा है, देख लेते हैं। अच्छा सुनिए, देखो पहले कुछ बेसिक समझो इस बात को। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, जिसका देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो मैंने इसे कुछ ऐसा करके रखा है कि इसके सेंटर को जो वेलोसिटी दिया गया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको जो ओमेगा दिया गया है पाई/6 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। नाउ द पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। तो ए ही पॉइंट का सारा कुछ पूछा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले भी कि जब फिर से देखो, ए पॉइंट का पाथ तो बहुत ही गंदा सा होगा ऐसा, बट अगर सेंटर ऑफ मास से बैठ जाया जाए या किसी पॉइंट पे बैठ जाया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, बताओ? तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बैठ जाता हूं, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड तो 0 हो जाएगा मेरे नजर में, राइट? ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो मुझे तो एक सर्कुलर पाथ में ये मूव करते नजर आएगा, मस्त ऐसा, ठीक। ऐसा कुछ मुझे नजर आएगा ये मूव करते हुए सर्कुलर पाथ में। और इसका डायरेक्शन फिलहाल इस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ मास का, सॉरी, पॉइंट ए का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हो जाएगा r ओमेगा। डायरेक्शन तो i कैप है, r का वैल्यू 2 हो गया, ओमेगा पाई/6 हो गया, सो पाई/3 मीटर पर सेकेंड हो गया i कैप में। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, मैं ये t0 की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है वो जाएगा पाई/3 i कैप। बिकॉज देख सकते हो पाई/3 से राइट साइड में मूव कर रहा, सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिया था 2 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी 2 + पाई/3 i कैप, दैट इज द वेलोसिटी। अगर इसका मॉड पूछा, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, तब तो 2 + पाई/3 ही रह जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसमें कुछ
किसी को डाउट है तो बोलो, फिर एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये सबका आ ही गया है वैसे, मैंने जो भी भेजे हो मोटा मोटी सबका सही है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि 3 सेकंड के बाद क्या होगा भाई। तो देखो अभी ऐसा है, आफ्टर 3 सेकंड बताइए कितना घूम जाएगा ये रॉड। 90 डिग्री। यस, एक्चुअली स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो कोई तो फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ना कोई टॉर्क है। टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है तो क्या ओमेगा चेंज होगा? नहीं होगा ना। सो t इक्वल टू 3 सेकेंड में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में, ये तो होना ही नहीं है। सो एंगल जो मूव करेगा दैट विल बी π/6 इंटू 3 सेकेंड, यानी कि π/2 रेडियन। ये बहुत सिंपल बात है भाई कि इतना टाइम में तो फिलहाल ये सिर्फ 90 डिग्री मूव करेगा। हाँ बट एक बात है, ये आगे भी चला हुआ है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक, तो आगे डिस्प्लेस भी हो जाएगा, और इसका जो मोशन है फिलहाल कुछ ऐसा। तो देखो पॉइंट सी तो वही है, पॉइंट ए ये रहा। अब इसका मोशन मुझे नहीं पता कैसे, अगेन आई एम टेलिंग यू वी डोंट नो हाउ इट इज मूविंग। ये कुछ ऐसा मूव कर रहा था, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा भी होगा, और आगे पता नहीं कहाँ जाएगा, वी डोंट नो। बट जो भी हो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताइए एट दिस इंस्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी ये t इक्वल टू 3 में निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विल बी अगेन द वेक्टर सम ऑफ VAC एंड VC। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसका पाथ कैसा दिखेगा, जैसे पिछली बार दिखा था, अब वैल्यू भी सेम रहेगा, क्योंकि ना ओमेगा चेंज हुआ और ना ए के साथ डिस्टेंस नहीं। सो जो ए का पाथ होगा ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, एज यूजुअल सेंस ऑफ रोटेशन उसका क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा VAC, जिसका वैल्यू होगा r ओमेगा, जो हम जानते हैं कि फिर से वही रहेगा 2 इंटू π/6 यानी कि π/3, बट इस बार डायरेक्शन माइनस जे कैप है, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस जे कैप। लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखो, क्या सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था क्या बच्चे, बताइए। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास? आई गेस नो, राइट, स्मूथ सरफेस था। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, बोलिए। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी कितने से मूव कर रहा होगा एक्चुअली में, 2 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर रहा होगा। सो दिस विल बी 2i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 2i कैप माइनस π/3j कैप। इफ यू वांट टू नो द मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √4 सॉरी 2 स्क्वायर प्लस π/3 का स्क्वायर। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। मतलब कैन यू इमेजिन हाउ दिस रॉड इज मूविंग। मतलब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि t0 में ऐसा है, ये चल भी रहा था और ये घूम भी रहा था, ये पॉइंट ए था। आफ्टर सम टाइम this rod gets rotated by certain angle, let's say, but still center of mass is moving in this direction. A is moving, I don't know, in any random direction, let's say. After some time you will find, मैंने देखा कि रॉड अब ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया 3 सेकंड के बाद, as it is said in the question। तो अभी क्या है पता है, सेंटर ऑफ मास अभी भी किधर मूव कर रहा है, मतलब ऐसे भी मूव कर रहा है, और ये तो फिलहाल अभी। अच्छा देखो, अब एक बात देख रहे हो, आई कैप भी आया, जे कैप भी आया, माइनस जे कैप आया, मतलब पता है ए एक्चुअली में ऐसे मूव नहीं कर रहा, वो तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा है ना, कुछ ऐसे मूव कर रहा है इस वक्त, है ना, आई कैप माइनस जे कैप, है ना। समझ में आ रहा है ये कैसा मोशन हो रहा है। मैंने ये 3 इंस्टेंट दिखाया आपको, 1 2 3।
किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? एनीवन? रिस्पॉन्ड कीजिए। नो सर। हम्म, चलो ठीक है, लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, रुको। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट रह गया ना, जस्ट वेट वेट। सी डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन सेंस से ला लेंगे, कैसे देखो, आप बताइए ये कितना है? 3 सेकंड में 2 मीटर के पर सेकंड से सेंटर ऑफ मास कितना चला होगा ये? इन 3 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास? 6 मीटर। क्या डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 मीटर, और मुझे पता है कि ये डिस्टेंस तो फिक्स है 2 मीटर। एग्री? बोलिए सही है। और ये कितना है बताओ, ये 2 मीटर। तो आप खुद सोचो, T0 में ए यहां था, ये सेंटर ऑफ मास है, और T3 में ए कहाँ है? क्या 8 मीटर पे है क्या? देखो जरा, और ये हमारा 2 मीटर, तो कितना डिस्प्लेस किया? √8² + 2²। देखो तो ये बात पल्ले पड़ रहा है तुम लोग का? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। बेसिक ज्योमेट्री से निकाल लिए, ऐसे तो और तरीके से कर सकते थे इसको। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे वैसे, कि जैसे मान लो ये T0 की बात थी और ये T3 की बात थी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, कि जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस और नो? क्या ऐसे भी कर सकते हैं? ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या लगता है ए कितना मूव किया बताओ? क्या सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रॉड क्या रोटेट हो रहा है ना, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या ये ए यहां दिख जाएगा? बोलो 3 सेकंड बाद। यू हैव सीन ना कि 3 सेकंड में 90 डिग्री घूम गया, तो कितना डिस्प्लेस किया बताओ फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये? दिस इज 2√2 ना, यस और नो? ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो एस ए सी वेक्टर कितना आ गया? 2√2। और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टली हुआ है भाई। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये तुम्हारा हो गया एस ए सी हो गया, वो तो 2 मीटर के स्पीड से 3 सेकंड में 6 मीटर होगा। और एंगल कितना है बताइए? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब ये एंगल कितना होगा? ये 45। 45। तो वी कैन ऑल्सो डू दिस लाइक कि एस ए का जो मॉड हो जाएगा, इसको देखो ध्यान से, 2 वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं हम लोग? √SAC² + SC² + 2SAC SC sin सॉरी cos थीटा। तो SAC हो गया तुम्हारा 2√2² 6² 2√2 × 6 cos 45। तो वहां से भी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो वट एवर यू वॉन्ट, आप दोनों से ही कर सकते हो। मेरे ख्याल से वेलोसिटी निकाल लो, किसी पॉइंट का बोला जाएगा तो अभी बोलो, सही है यहाँ तक?
चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं अब। अगेन एक्सेलरेशन में भी वही चीज होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? किसी रिजिड बॉडी में, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो किसी रिजिड बॉडी में बच्चे, अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उसका पाथ रैंडम है, तो पहले तो कर्व का पाथ, कर्व के बारे में तो और डिफिकल्ट है पता करना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास के बैठ के ही करेंगे। मतलब मान लो कि ये एक सेंटर ऑफ मास है, ये मूव कर रहा है वीसी से, ये है ओमेगा, ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेशन जानना है, चलो सेंटर ऑफ मास का इस बार एक्सेलरेशन भी दे दिया और अल्फा भी है, इसमें सब कुछ कंसिडर कर लेते हैं। तो वीसी और ओमेगा जो है वो इस इंस्टेंट का दिया हुआ है, बाकी तो अल्फा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा ओमेगा, और ए के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, सॉरी एसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। नाउ सपोज देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ए, नहीं कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, सपोज देयर इज अ रैंडम पॉइंट, लेट्स से बी, ये डिस्टेंस आर पे है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए मानते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? अच्छा आप बताइए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पाथ कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर। और सर्कुलर में कितने तरह का एक्सेलरेशन पढ़े थे हम लोग जो पॉसिबल है? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। यस, यानी कि रेडियल और टेंजेंशियल या सेंटीमीटर एंड टेंजेंशियल, जो भी बोलिए। तो एसी एटी है, उसको जोड़ना है और एसी को जोड़ना है बस। सो नाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, you need to add AR and AT in the frame of center of mass and center of mass का खुद का acceleration. So basically you need to add these three quantities. But remember this, ये जो है ये क्या है? ये सर्कुलर फ्रेम में बैठने के बाद सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही है। फॉर्मूला भी आप लोग याद होगा, याद कीजिए क्या था? आर अल्फा था क्या? सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन क्या था? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। एटी क्या था भाई? आर अल्फा। आर अल्फा, एंड एसी तो दिया रहेगा। अब मान लो अल्फा नहीं दूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इस तरह से दो टर्म्स जो भी है, जो गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट? एक एग्जांपल दे देते हैं। तो क्या करना है, तीन वेक्टर को जोड़ना है आपको, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल अगर दिखा दो एकदम सिंपल सा, तो मान लो ये एक बॉडी है, ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से। इसका स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास का वो दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। इसका ओमेगा है तुम्हारा 3 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा दे दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तुमसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से कोई 1 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा? आपको बस तीन वेक्टर को जोड़ना है वेक्टोरिकली, लेकिन याद रखना ए आर, ए टी और ए सेंटर ऑफ मास। तो ए आर का मतलब मैंने क्या बताया, ओमेगा स्क्वायर आर, उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर तुम देखोगे सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ए यहाँ है, तो पाथ तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या दिखाई देगा? सर्कुलर है तो टेंजेंशियल दिखाई देगा एक्सेलरेशन, एक दिखाई देगा रेडियल। तो रेडियल कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर ना, तो 3 स्क्वायर इंटू 1, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? देखो नीचे। ए टेंजेंशियल किधर है? देखो आर अल्फा, तो आर अल्फा कितना हो जाएगा? आर है 1 और अल्फा है 2, डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल नहीं, और खुद सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन क्या दे दिया है? 3 हॉरिजॉन्टल। तो क्या तीन वेक्टर जोड़ लोगे क्या? देखो 9 माइनस जे कैप हो गया क्योंकि नीचे है,
और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ दो, 5i कैप। तो 5i कैप माइनस 9j कैप इज द एक्सेलरेशन। समझ में आया कैसे तीनों वेक्टर को लेना है? ए रेडियल किधर लेंगे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से जो होगा उसके साथ, उसके अलोंग सेंटर की तरफ। ए टेंजेंशियल उसके सर्कुलर पाथ का जो भी दिखेगा सेंटर ऑफ मास से उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ए सी तो आपको दिया रहेगा। तो आई थिंक एक क्वेश्चन देने के लिए अब कर सकते नहीं? सबने कॉपी कर लिया ना? चलो ये कर लेते हैं। मान लो कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्रेम है, उसका सेंटर ऑफ मास का हमें दे दिया है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी v नॉट है। चलो अच्छी बात यह है कि अल्फा तो नहीं दिया है और न ही ac दिया है, ये भी और अच्छी बात है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा है हमसे। तो देखो मैंने क्या कहा आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितने वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा मुझे? सेंट्रीपिटल और रेडियल और टेंजेंशियल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर क्या हो जाएगा? AC। अच्छा, AR क्या होता है? देखो जरा, ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये रहा ए। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका पाथ कैसा दिखेगा? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी को? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उसका जो पाथ दिखेगा वो दिखेगा सर्कुलर। अच्छा, आर का वैल्यू कितना है बता सकता है कोई मेरे को? सेंटर ऑफ मास से ए का डिस्टेंस कितना? Two आपको L पता by है कि √3 वेरी गुड। ये जो हाइट होता है ना h, तो जो CA होता है वो 2/3 ऑफ h होता है नहीं, और ये जो होता है वो 1/3 होता है। सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू √3/2 इंटू ए होता है ना, ये मतलब हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब L/√3 क्या है ना। तो देखो हाइट और रेडियस पता है मुझे L/√3। अब देखो अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा AR, क्या AT आएगा? क्या नहीं ना, क्योंकि R अल्फा तो 0 है ना। खुद सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा एक्सेलरेशन बच गया सिर्फ हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप है ना। तो ओमेगा मतलब एक तरह से v स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज ओमेगा? V naught by L. V naught by L. कैसे आया? गिवन है ये तो क्वेश्चन में। हाँ कहाँ दिया हुआ है? वो तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिया ना जी। अच्छा ओमेगा दे दिया, सॉरी सॉरी, क्या ही सोच रहा हूँ मैं। ओमेगा गिवन है v नॉट बाई एल, ओके। सो ओमेगा इज गिवन v नॉट बाई एल, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू गाइस। कितना हो जाएगा? v नॉट बाई एल का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है देखो, L बाई L by रूट √3. थ्री माइनस जे कैप। सो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू L बाई √3 माइनस जे कैप। एल काट दीजिए,
तो वी नॉट स्क्वायर बाई एल रूट 3 माइनस जे कैप इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। अब देख लेना आंसर किस फॉर्म में पूछते हैं, लिख लेंगे उस हिसाब से। बट इसका काम क्या है, अब सुनो, ये तो आ गया, ध्यान सुनना भी। अब देखो यहाँ पे ना हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा है, तो क्या लगता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए क्या? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सबको आइडिया है क्या? हाँ जी बोलिए। सबको याद है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, पहले ही बात कर चुके हैं बहुत बड़ी। हाँ सर। एक सेकेंड। ओके, समृद्ध आपको पता है इसके बारे में? यस सर। ठीक है, देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंबाइंड मोशन है, ये देखो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो क्या हम जानते हैं कि ए पॉइंट का जो मोशन है वो रैंडम पाथ होगा, एक सर्कुलर पाथ। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दिख रहा है मुझे, तो अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूछता तो आंसर में सीधा एल लिख देता, यानी कि सॉरी एल बाई रूट 3 लिख देता, राइट। लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इक्वेशन नहीं पता हो तो मैंने दो मेथड बताया था, एक था मैथ वाला जो कि इक्वेशन पता होने से कर सकते हैं, एक ऐसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा पॉइंट ए का स्क्वायर बाई आर, सॉरी बाई ए परपेंडिकुलर। याद है आप लोग को ये? यस सर। यस सर। हाँ। अब देखो भाई, यानी कि पहले तो वी ए निकालना पड़ेगा, यानी कि ये तो हो जाएगा वी ए सी प्लस वी सी। इतना सारा क्वेश्चन कर लिया इसके लेकर के हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इसका स्पीड कितना हो जाएगा? ये तो आर ओमेगा होता है, मतलब एल बाई रूट 3 इंटू ओमेगा, मतलब वी नॉट बाई एल आई कैप। और सेंटर ऑफ मास का खुद का वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है वी नॉट आई कैप। तो वी नॉट 1 + 1 बाई रूट 3 आई कैप, ये रिजल्ट हो जाएगा यहां तक। तो चलो स्पीड तो आ गया, अब ए परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। हमने अभी अभी एक्सेलरेशन निकाला ग्राउंड के फ्रेम में, तो वो कितना आया देखो तो। सेंटर ऑफ मास है, लकीली एक ही कंपोनेंट था, तो सेंटर ऑफ मास की तरफ एक ही आया, रहने से भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि टेंजेंशियल यहाँ होता और सेंट्रीपिटल एसी तो यहाँ होता, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था बॉडी। क्या यही हमारा ए परपेंडिकुलर है क्या? देखिए तो, दिस इज द Yes, ए sir. परपेंडिकुलर ना यहाँ इस केस में। सो सिंपली पुट द वैल्यू वी नॉट 1 + 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर है अपॉन ए परपेंडिकुलर का मतलब हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई एल रूट 3। तो आफ्टर सॉल्विंग हो जाएगा रूट 3 एल 1 + 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। आंसर की में स्क्वायर मिसिंग है, थोड़ा देख लेना उसको एक बार। इसमें किसी को तकलीफ है तो बताइए। किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई अभी, क्योंकि एक बार आगे अंदर घुस जाएंगे ना फिर दिक्कत होने लगेगा नहीं तो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए उस पॉइंट का स्पीड निकालिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालिए, काम हो जाएगा। तो शैल वी मूव फॉरवर्ड, यस और नो? एक बार कंफर्म करिए सब लोग, चलो। Yes, sir. ठीक है, now look at the question number 2. Again this is a very nice problem, simple and sweet and very interesting.
अरे पढ़े उसी कॉन्सेप्ट पे है तो कुछ नया नहीं है वैसे। देखो, रिंग का रेडियस आर है और मूव कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या तो डायरेक्ट पूछ दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आपको तो पता ही है, मैंने भी बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो पहले वी निकालते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ए का बोला है ना क्वेश्चन में, पॉइंट ए एक्चुअली में यहाँ था। क्या तुम लोग कर लोगे खुद से, देखो तो एक बार। सर क्या मैंने पहले वी आपको करके भेजा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आंसर आ गया ना 9R। हाँ तो पहले जो है वो क्या करना था, वी ए निकालना, फिर ए निकालना, और ए में से कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे सिर्फ। रेडियल। सेंटर। हाँ, ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, अल्फा दिया नहीं है, तो रेडियल जो होगा वही परपेंडिकुलर ही होगा। तो यही हमारा ए परपेंडिकुलर भी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वी ए का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। अब वी ए कैसे निकालेंगे, हम लोग देख चुके हैं पहले भाई, वी ए सी प्लस वी सी कर देंगे। अब तो ये बोरिंग लग रहा है ना। ये हो जाएगा आर ओमेगा, यानी कि आर इंटू वी नॉट बाई टू आर, यानी कि वी नॉट बाई टू आई कैप, और सेंटर ऑफ मास वी नॉट आई कैप, यानी कि थ्री वी नॉट बाई टू आई कैप हो जाएगा। और रेडियल वाला जो है वो हम तो जानते ही हैं, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो ओमेगा तो दे दिया क्वेश्चन में, वी नॉट स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर दे दिया है आर। तो बस इसको पुट कर देना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ से थ्री वी नॉट बाई टू का स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर बाई फोर आर। 9R हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो काइनेमेटिक्स में एक और चीज रह गया है जो कि बहुत जरूरी है, इनफैक्ट सबसे जरूरी है। एंड दैट इज कंबाइंड मोशन में प्योर रोलिंग। ये रोलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, रोल करना एक तरह से। जैसे आप एक पहिया ले लो और उसको छोड़ दो ऐसे किसी एक हाइट से, तो आप देखते हो रोल करते हुए नीचे जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब रोलिंग मोशन की, उसका काइनेमेटिक्स भी देख लेते हैं। फिर अगले दिन हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाकी चीजें करेंगे। तो देखिए, रोलिंग मोशन, अब इसमें दो बातें हैं भाई। एक तो है अपना प्योर रोलिंग, और दूसरा है जनरल रोलिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। रोलिंग मोशन कौन करता है भाई, कोई रिंग या कोई डिस्क या कोई स्फेयर या कोई सिलेंडर, ये सब तो करते हैं नहीं। तो मान लो हमारे पास एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, अब जो भी है, सरफेस पे रखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है, आप देख सकते हो कि वो वीसी है यहाँ पे, और ये जो है ये मान लेते हैं ओमेगा से घूम भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। तो ऐसे मोशन में, तो अगर इसका शेप अगर कोई डिस्क या रिंग या सिलेंडर या स्फेरिकल ऐसा कुछ हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। अब ये प्योर रोलिंग क्या है भला, वो देखते हैं।
तो देखो फिलहाल ग्राउंड पे रखा हुआ है, बाद में प्लैंक पे भी रख देंगे, बट ये केस दिया हुआ है। अब मैं आपको किसी पॉइंट का वेलोसिटी पूछूं तो आप जानते हो कैसे निकालना है। VAC प्लस VC को जोड़ देना है। नहीं, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये जरूरी पॉइंट है बहुत। आप ध्यान से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे। इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं I। मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट I क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो VIC प्लस VC है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के I पॉइंट का वेलोसिटी क्या दिखेगा मुझे? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मुझे I का जो वेलोसिटी दिखेगा वो दिखेगा सर्कुलर, ठीक। और क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा था ना, तो क्या VIC क्या ऐसे हो जाएगा? यस और नो गाइस? तो VIC हो जाएगा माइनस R⍵I एग्री पीछे की तरफ। और ये तो VC⍵ है ही, सो दिस विल बी VC माइनस R⍵I। मतलब आप मान के चल रहे हो ऐसा। अगर मैं वेक्टर के हेल्प से समझाऊं, यहाँ पे दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि I पॉइंट का जो मोशन है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये हो जा रहा है अपना R⍵, और इधर क्या हो जा रहा है? VC। देखो, तो VC⍵ में है और R⍵ माइनस I में। मैंने बस एक जगह वेक्टर को दिखा दिया है समझने के लिए। अब एक सिंपल सी बात समझो, ये बहुत ऑब्वियस बात है, आप लोग सब जानते होंगे। अगर VC ज्यादा हुआ R⍵ से, तो क्या ये रोल तो कर रहा है, लेकिन क्या ये स्लिप करेगा साथ में? अगर VC ज्यादा है R⍵ से, तो ये तो स्लिप कर रहा है ना भाई, और घूम तो रहा ही है, चल रहा ही है। बट क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्लिप हो रहा है ये? यस और नो? बोलिए। तो अगर अब VC ज्यादा है R⍵ से, तो इट सीम्स लाइक कि I पॉइंट जो है इधर स्लिप करते नजर आएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक। ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन हो जाता है। आपने कभी गौर किया हो, आप जब साइकिल बहुत तेज चलाते हो और जब अचानक से रुकना होता है, ब्रेक मारते हो, तो जब ब्रेक मारते हो तो आपने देखा है कि सरफेस पे वो घिसता हुआ फिर रुकता है। घिसता भी और घूमता भी है, बट घूमता कम है, मतलब घिसते हुए घूमता है। हैव यू सीन दिस? ऐसा तो आपने एक्सपीरियंस किया ही यस होगा ना सर। बच्चे? हाँ। आप बताइए, तो इस केस में जब ये एक बार कंप्लीट घूम के यहाँ पे आएगा, तो क्या ये 2πr लेंथ कवर कर पाएगा सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, या कम करेगा या ज्यादा करेगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो फिर से अगर यहीं पे आ जाए आगे चल के कंप्लीट घूम करके, तो ये जो लेंथ कवर करेगा ये, दिस लेंथ विल बी, ये हो गया आफ्टर 1 रोटेशन, मतलब आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। मेरा सवाल समझिएगा। अगर ये कंप्लीट चक्कर काट के मान लीजिए वहां पे आ गया, तो वो पाथ जो कवर किया होगा, लेंथ सॉरी, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो लेंथ कवर किया होगा वो वो कितना किया होगा? 2πr से ज्यादा या कम? कम। कम। कम होगा ना। अगर बिना स्लिप किए घूमता तो 2πr करता ना। बोलिए। हाँ। हाँ और सर। घूम के तो वो आकर के 2π घुमाई है पहले टोटल, भले ही वो स्लिप करे या ना करे। अगर फिर से घूम के वहीं पे आ गया वो पॉइंट, तो 2π तो घुमाई है, मतलब 2πr लेंथ तो कवर किया ही है। साथ में जो स्लिप किया उसका क्या? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मतलब लेंथ जो कवर किया है वो 2πr से ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक बोलो। और अगर VC कम हो गया R⍵ से, तो क्या होगा? तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा ना भाई, अगर R⍵ ज्यादा बड़ा है तो। रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो जाएगा पॉइंट I का, बॉटम मोस्ट पॉइंट का, वो पीछे मूव करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग
मतलब पीछे स्लिप करेगा, मूव नहीं करेगा। भाई मूव तो आगे ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है वीसी से, बट स्लिप पीछे करेगा। ऐसा कब होता है? आपने कभी ऐसा देखा है कि आप साइकिल चला रहे हो और कीचड़ में फंस गए? जब कीचड़ में फंसते हो, जस्ट मैं एक समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, एज सच ऐसा कुछ नहीं है। अगर कीचड़ में फंसते हो तो क्या चलता जाता है या घूमता जाता है? घूमता ज्यादा है। देखो चक्का घूमता है लेकिन चलता भी बहुत कम है, ऐसा कुछ होता है। हाँ अब मान लो घूम लिया ज्यादा और चला ही नहीं, तो एक कंप्लीट चक्कर काटने के बाद जब वो वहां पे पहुंचेगा तो सरफेस पे 2πr भी मूव नहीं कर पाएगा ना वो तो। इसमें समझ में आ रहा लेस है? देन 2 पाई होगा। यस, इसमें 2πr कवर करने से पहले ही वो वहां पहुंच जाएगा जब ब्रेक मारते हो। तो बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, VC इक्वस टू जब R ओमेगा हो जाएगा तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि I का जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, हाँ यहाँ सर। पे I पॉइंट का वेलोसिटी आगे हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी पीछे हो गया, 0 हो गया। अब 0 का मतलब ये मत सोचना कि ये पूरा सिस्टम रुक जाएगा, ना ना ना। जो बॉटम मोस्ट पे कांटेक्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी स्लिप उस इंस्टेंट पे 0 है, फिर अगले इंस्टेंट पे कोई और पॉइंट वहां पे आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इन द नेक्स्ट मोमेंट some other point will come to the bottommost point, and in that case that point will be at rest at that instant. Getting my point? क्या बोल रहा हूं? अगर ये प्योर रोलिंग है तो ये जो भी पॉइंट यहाँ पे आया है ये रेस्ट में है, अगर प्योर रोलिंग है तो। इसलिए इसको ना इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बोलेंगे आगे चल के बाद में, ठीक है? खैर जो भी है, तो अगर VI अगर वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी कि VI अगर 0 हो गया, दैट सिंपली मीन्स स्लिप नहीं हुआ ना इसका मतलब। तो अब नो स्लिप अगर है तो एग्जैक्टली L का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो पता है नो स्लिप का क्या कंडीशन हुआ फिर? फॉर नो स्लिप भाई बेसिक बात तो यही है ना कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, मतलब ग्राउंड तो रेस्ट में है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये रेस्ट में आ जाना चाहिए ये पॉइंट, तो बोलेंगे स्लिप नहीं हुआ। बट ट्रूली स्पीकिंग अगर ये मान लो अगर ये भी मूव कर रहा होता तो स्लिपिंग कब नहीं होगा? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक ब्लॉक भी यहाँ रखा हुआ है। आप बताइए बच्चे, हम लोग कब बोलेंगे कि ये भी स्लिप नहीं करेगा? क्या जब ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा? यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है सबको क्या? यहाँ पे ग्राउंड 0 था बोल के हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट का वेलोसिटी भी 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ रोलिंग बॉडी with respect to point on surface that should be 0। मतलब मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, और जिस पे रखा हुआ है उसका कोई जो पॉइंट होगा उसका नाम देता हूं B। तो भाई वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मस्ट बी 0, या B के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। हाँ इस वाले में क्या है, क्योंकि फिक्स सरफेस आप देख सकते हो, सरफेस रेस्ट में है ना, इसलिए हम लोग बोल दे रहे हैं कि इफ सरफेस इज फिक्स्ड, फिर तो भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, जिसका मतलब है VC इक्वस टू R ओमेगा होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए चलो हम लोग तो प्लैंक पे नहीं रखते हैं, तो इसको याद रखना चाहिए आप लोग को कि ओमेगा शुड बी इक्वस टू VC बाई R, और VC इक्वस टू R ओमेगा
is the condition for no slip on the fixed surface. क्योंकि ऐसा होने से I का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या ये सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, यहाँ तक रहने देते हैं। तो हम लोग आगे इस प्योर रोलिंग के काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जो भी रहेगा। आप लोग चाहो तो क्वेश्चन जो अभी आप ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से। जैसे यहाँ देखो, ये प्लैंक पे रखा हुआ है ना? तो प्लैंक का मोशन और इसका मोशन सेम होना चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट का, ताकि फिर रोलिंग हो। तो जो भी ट्राई करना फिर भी मेरे ख्याल से तो कोशिश करना कि आप लोग 7, जितना मुश्किल हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 तक ट्राई करना ना एक बार। मुश्किल है, सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बट कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तक ट्राई करना तो अच्छा रहेगा। बाकी 11 तक ट्राई करके आना एक बार, ओके? You can also start solving package, बट काइनेमेटिक्स एक्चुअली ना बुक में क्या है ना कि ब्रेक करके दिया हुआ है, बहुत दिक्कत है, इसलिए मैंने सीक्वेंस बनाया है, उसके हिसाब से करना सही रहेगा। तो मैं आप लोग को यूरोप का कुछ क्वेश्चन मैं मार्क कर दूंगा, उसमें काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन रोटेशन का शुरू में है। मतलब जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा ना, अगर किया होगा यूरोप को, तो एंड में है वो, काइनेमेटिक्स के एंड में। तो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं फर्दर। बाय बाय, गुड नाइट।